कि 2024 के चुनाव में कुल 78 की जगह पे 74 पिछली बार की तुलना में कम महिलाएं यानी 13.64% महिलाएं चुनकर आई हैं सांसद के तौर पर। इसके बावजूद कि हमारे मतों का प्रतिशत पुरुषों से हमेशा ज्यादा है, उसके बावजूद ये हुआ है। और जो भी इलेक्शंस विधानसभा के भी हुए, उसमें जो जीत हुई सत्ताधारी पक्ष की, उसके पीछे ये आधार दिया गया कि महिलाओं ने बड़ी संख्या में उनको वोट किया है। और ये पहला चुनाव था महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद, जो अनिश्चित काल के लिए पेंडिंग रखा गया है मेरे हिसाब से। तो उसके बाद ये पहला चुनाव था और उसमें सभी पार्टियों की मिला के ये संख्या है, जिसमें से तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो महिलाओं के मुद्दे हैं उन पर क्या महिलाएं वोट नहीं कर रही? क्या ये नैरेटिव ठीक है कि 1500 रुपए या 2100 रुपए या 2500 रुपए एक टोकन मनी घोषित की जाती है? हर पार्टी इसमें कहीं ना कहीं लिप्त है चुनाव के टाइम पे अट्रैक्ट करने के लिए महिलाओं को, और उसका आधार ये दिया जाता है कि महिलाएं ऐसे वोट ज्यादा करेंगी हमारे पक्ष में। तो उसका सीधा सा मतलब है कि आपने ये मान रखा है कि आज भी महिलाओं की इनकम जो है अपने आप में आर्थिक रूप से वो स्वतंत्र नहीं है या वो आत्मनिर्भर नहीं है, उनकी कमाई इतनी ही है, इसीलिए ये एक वो बना के रखा हुआ है। और ये बात सच भी है एक हद तक। मैं भी पिछले दिनों लगातार सर्व सेवा संघ के मामले में बैठी थी और वहां बड़ी संख्या में मजदूर महिलाएं आ रही थी और उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। ग्रामीण महिलाएं थी, सबसे मैंने पूछा और वो सब मजदूर वर्ग की महिलाएं थी और ज्यादातर यही कह रही थी कि हम लोगों को मनरेगा में हो या वैसे भी मजदूरी 200 रुपए से ज्यादा नहीं मिलती है, या 8 किलो अनाज मिलता है दिन भर काम करने के बाद। और नहीं तो कम से कम वो अगर छोटा मोटा कोई काम करती हैं, जो कभी बिंदी लगाना होता है, कभी माला बनाना होता है, कभी चटाई बिनना होता है, इस तरह का जो, या सिलाई करना, उनकी हार्डली दिन भर में कमाई 20, 25, 30 रुपए होती है, जिसके वो करती हैं क्योंकि उनको उस पैसे की जरूरत है। तो हम एक बड़ा वर्ग इस देश में अभी भी महिलाओं का है जिनके हाथ में पैसे नहीं होते हैं, उनकी कमाई नहीं, उनके पास नहीं होती है किसी रूप में, उनको कैश मनी जो है उनके हाथ में नहीं आती है। और उनकी ज्यादातर जो बचत, वो जो काम करती हैं उसको बचा कर फिर वो कर्जा भरती हैं, क्योंकि वो कर्ज के जाल में फंसी हुई हैं। ये सच्चाई है इस देश की। मतलब मुझे लगता है कम से कम 40% महिलाओं की। तो ये जो बड़ा संख्या है, ये बड़ी जो संख्या जो ग्रामीण महिलाओं की है, जो खेती में है, अधिया पे खेती कर रही है, मजदूरी कर रही है, और मजदूरी भी उनको खाली सीजन में मिलती है, 20 दिन, 25 दिन, कभी 15 दिन, दो, मतलब पूरे साल में उनको हार्डली 2 महीने का काम इस तरह से मिलता है। तो ये जो वर्ग है, इसके लिए आप सोच के देखिए कि ये 1500 रुपए महीना या 3000, 2000 जो भी महीना है, ये बहुत लगता है उनको, वो लगता है उनको, फील होता है कि हाँ अगर ये पैसे भी आएंगे तो मेरा कुछ काम होगा, या मैं कम से कम जो लड़के की पढ़ाई के लिए, लड़की की शादी के लिए, बीमारी के लिए, जो कुछ भी मुझे कर्ज लेना पड़ता है, वो कर्ज मैं इससे चुका पाऊंगी, उसकी राशि में चुका पाऊंगी। तो ये फैक्ट है हमारे देश का कि गरीबी इस हालत में है। गरीब इतनी बड़ी संख्या में, जो गरीबों की संख्या बताई जाती है, वो ज्यादातर तो महिलाएं हैं ना, जिनके पास ना कोई संपत्ति है, ना कोई काम है, ना किसी तरह की उनको बराबरी में मजदूरी मिल रही है, ना मनरेगा में काम मिल रहा है। यूपी की बात कर रही हूँ, 20 दिन भी काम नहीं मिलता है और उसकी भी मजदूरी उनको टाइम पे नहीं पे की जाती है। तो ये बहुत बुरी दशा है सच्चाई में। तो मैं इस बात से कन्विंस हूँ कि उनको उस पैसे की जरूरत है, लेकिन मैं इस बात से कन्विंस बिल्कुल नहीं हूँ कि सिर्फ इसीलिए वो उसको वोट कर देती हैं। ज्यादातर ने कहा कि नहीं, हम लोगों ने तो इनको वोट नहीं किया। मैंने पूछा क्यों वोट नहीं किया, तो हमारे लिए वो क्या कर रहे हैं, उनका सीधा जवाब होता है हमें तो रोजगार नहीं मिल रहा, हमें तो आवास नहीं मिल रहा, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, हमारा स्वास्थ्य का हाल खराब है, हम अपना इलाज नहीं कर पा रहे हैं। उनको जो अपेक्षाएं है सरकार से वो पूरी नहीं हो रही है, और सबसे ज्यादा वो महंगाई से त्रस्त है, उनकी गृहस्थी नहीं चल पा रही है। एक मजदूर आदमी 600 से 700 रुपए पर डे जो मेहनत करके कमाता है, तो 4 आदमी का परिवार कैसे चलाएगा आप बताइए इस महंगाई में? महीने में अगर 20 दिन भी, 25 दिन भी उसको काम मिल रहा है, तो वो 600 रुपए रोज की कमाई से 4-5 लोगों का परिवार कैसे चलाएगा, जिसके पास 1 बीघा भी जमीन नहीं है? और ऐसे बहुत लोग हैं।
तो प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो इसलिए ये चीज से मैं कन्विंस हूँ कि उनके लिए वो राशि जब सरकारें दे रही है तो वो सोच समझ के दे रही है कि वो उनको मालूम है, लेकिन उनकी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं है। वो महिलाओं की दशा सुधारने के लिए कुछ नहीं करने जा रही है, और ये बात उन तक जाने की जरूरत है। महिलाओं की बात करूं, अगर पढ़ी लिखी 64% महिलाएं आज की डेट में संख्या है, अगर तो पढ़ी लिखी महिला है। उस पढ़ी लिखी महिला को क्या मिल रहा है? पेपर लीक के मामले में महिला भी, छात्राएं भी तो पीटी जा रही हैं। उनका मुद्दा नहीं है क्या बेरोजगारी? वो इतनी बड़ी संख्या में जो लड़कियां बेचारी मेरे सामने रो रही थी कि हम लोगों ने तैयारी की दीदी, 2-2 साल 1.5-1.5 साल माँ बाप पेट काट के पढ़ाते हैं, और तैयारी करने के बाद जब हम परीक्षा देते हैं इंतजार करते करते, और उसके बाद परीक्षा कैंसिल हो जाती है। मैंने देखा एक सामाजिक जो कार्यकर्ता एनजीओ में नौकरी करने वाली माँ की बच्ची थी, वो रो रही थी मेरे सामने। तो मैंने, ये मुद्दा है, लड़कियों का भी मुद्दा है, ये महिलाओं का भी मुद्दा है। उसी तरह से आज सांप्रदायिक हिंसा की अगर बात करूं, तो चीख चीख कर जो अभी यहाँ यूपी में घटना हुई संभल में, उसमें जो लड़का मारा गया, वो जो झंडा फहरा रहा था, जिसको किसी ने उकसा के वहां भेजा था, उस पॉल्यूट करके उसका दिमाग, वो जो लड़का मारा गया, या जो हरियाणा में जो बच्चा जिसको गोली मार दी गई रक्षकों के द्वारा, ये उन बच्चों की माओ का क्या हाल है? वो चिल्ला चिल्ला के रो रही है, और जिंदगी भर रोएगी वो माँ, जिसका जवान बच्चा चला गया है उसके सामने, जिसकी हत्या हो गई है। तो उस सांप्रदायिकता की जो राजनीति है, उसकी पीड़ा भी सबसे ज्यादा महिला भुगत रही है। महिलाओं पे अटैक है। बुलडोजर किस पे चलता है? महिला की गृहस्थी पे चलता है। 1.5 लाख से ज्यादा घर आपने तोड़ डाले। वो, और तो मेरा खुद का टूटा है तो मुझे वो दर्द पता है। हम नहीं उबर सकते जब हमारे घर घर गृहस्थी जो जोड़ी हुई, एक एक मेहनत की कमाई से जोड़ी हुई औरत की, वो आप 10 मिनट में उजाड़ देते हैं। और अभी बनारस में घोषणा की हुई है कि 10,000 दुकान और मकान तोड़े जाएंगे चौड़ीकरण करने के लिए, और वो पूरी मुस्लिम ज्यादातर बस्ती है, उसमें 80% मुस्लिम है, और वो 10,000 दुकानें चिन्हित की गई हैं। गांव में स्टेडियम के नाम पे, पुल के नाम पे 400 गांवों की जमीन ली जा रही है। इससे पीड़ित महिला नहीं हो रही है। वो जब विस्थापित होती है तो उसका घर बार, गृहस्थी, संस्कृति, इतिहास, उसका यादें, उसकी उसकी संवेदनाएं सब चली जाती है। तो ये सारा जो ये चल रहा है, उसमें पूरी तरह से शिकार महिला ही हो रही है। आप बलात्कार के 4% यूपी में सबसे ज्यादा टॉप पे है, और हमारी हिंसा की घटनाएं 4 से 5% बढ़ी है। 2023 से 2024 के अंदर में 4% हम बढ़ गए हैं। मणिपुर आप सब जानते हैं कि क्या हो रहा है वहां महिलाओं के साथ। तो हमारे ये जो 1500 रुपए की रेवड़ी दी जाती है, वो नो डाउट वो महिला की जरूरत है कि उसके हाथ में कैश आए, उसको पैसा मिले, लेकिन वो पैसा उसकी मेहनत की कमाई का होना चाहिए, डिग्निटी के साथ होना चाहिए। वोट खरीदने की नीयत से और देश लूटने की नीयत से नहीं होना चाहिए। और ये सर पर महिलाओं की ये जिम्मेदारी नहीं डाली जानी चाहिए कि महिलाओं के वोट से ये नफरत की राजनीति चल रही है। मैं इसके सब खिलाफ हूँ इस बात को कहने के। आरक्षण के नाम पे आपने झुंझुना पकड़ाया है महिलाओं को, और वो अभी लागू नहीं है। ये बात इस बात से साबित है कि 74 केवल महिलाएं चुन करके आई हैं। उसमें से अच्छी बात यह है कि 40 से कम उम्र की आधी आधी सांसद है। हम उनका जरूर वेलकम करते हैं कि यंग लड़कियां अगर सांसद बन के आ रही हैं, लेकिन उनकी संख्या 500 में से 250 नहीं तो कम से कम 200 तो होनी चाहिए थी ना हर हाल में। वो नहीं है, और वो बहुत दूर है सपना। इसके इसके बाद भी, और खड़ी कितनी हुई थी तो 700-750 से ज्यादा, 797, यानी लगभग 800 महिलाएं खड़ी हुई थी प्रत्याशी, और उनमें से जीती कितनी, 75-74। ये रेशियो है। तो हम लोगों की राजनीति में बहुत बड़ा एक वो महिलाओं के साथ जो है अपने आप में, ये डेमोक्रेसी में इतना अन्याय है, तो बाकी तो बात ही जाने दीजिए। तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये बदलाव करने की और जोरदार तरीके से ये मांग करने की जरूरत है कि महिलाओं को उनकी पूरी हकदारी मिलनी चाहिए, विधानसभाओं में भी, पार्लियामेंट में भी, और अपनी पार्टियों में इन लोगों को पहले महिलाओं को सुरक्षित होकर जगह देने की जरूरत है। दूसरा कि महिला के लिए रोजगार का सवाल उतना ही बड़ा है जितना पुरुष के लिए है। उसकी आर्थिक आत्मनिर्भरता का सवाल उसके साथ होने वाली हिंसा से जुड़ा हुआ है। जब वो आत्मनिर्भर होती है, अपने पैर पे खड़ी होती है, तो हिंसा बर्दाश्त करने की उसको जरूरत नहीं होती। वो अपना स्वतंत्र जीवन जी सकती है। और इसलिए ये जरूरी है कि आपकी पॉलिसी क्या है, आपसे पूछा जाना चाहिए, महिलाओं को पूछना चाहिए कि ये जो आप कर रहे हैं, ये 1500 रुपए आप मनरेगा में क्यों नहीं देते हैं? वो काम करना चाहती है, उसको 100 दिन की जगह 200 दिन का रोजगार दीजिए ना।
और आप उसको पूरी मजदूरी टाइम पे दीजिए। ये क्यों नहीं कर पा रही है आपकी सरकार? ये रेवड़ी बांटने की जरूरत इसलिए पड़ रही है। और दूसरा चीज, तीसरा चीज कि जो ये ऋण दिया जाता है छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के माध्यम से, जो महिलाओं का शोषण है वो तत्काल रुकना चाहिए। जिस तरह से उनका शोषण होता है वहां पे, वो बेचारी परमानेंटली वो हर समय कर्ज के जाल में ही फंसी रहती है और चुकाती रहती है पैसा। तो ये सारी चीजें हैं। जब 64% जीडीपी का गरीब लोग चुका रहे हैं इस देश को, तो उनको हिस्सा कोई मुफ्त में नहीं मिल रहा। ये 1500 हो या 2000 हो या 3000 हो, आप उनको मुफ्त में दान में नहीं दे रहे, या 5 किलो राशन है, ये सब कुछ उनका हक का मिल रहा है। और वो मेहनत करना जानती हैं, मेहनत करती हैं। उनकी मेहनत की कीमत उनको ना देके और चुनाव के टाइम पे घोषणा करके जो आप ये रेवड़ियां बांटते हैं, ये तरीका गलत है, ये अपमान करने वाला की बात है। मैं बार बार ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को सम्मान के साथ और हमारी मेहनत का की कीमत अदा करना सीखिए। चाहे वो घरेलू औरत हो या बाहर काम करने वाली औरत हो, हर औरत मेहनत करती है और उसकी मेहनत की कीमत जब की जाएगी तब सम्मान से उसको पैसा दिया जाएगा। चुनाव के टाइम घोषणा करके वोट खरीदने की नियत से नहीं दिया जाना चाहिए। धन्यवाद जी। बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि 2024 में जो हुआ वो 2025 में कंटिन्यू ना हो और मणिपुर में हिंसा रुक जाए। फिलिस्तीन में जो महिलाओं और बच्चों का की जेनोसाइड हो रही है और युद्ध जो हो रहा है, चल रहा है दुनिया में, वो युद्ध 2025 में ना हो और शांति आए पूरी दुनिया में और भारत में भी, ये मैं चाहती हूँ। दूसरा जो एक ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो आयोग बने हैं, जो कमिटियां बनी हुई हैं जिला स्तर पर, जितनी भी मैकेनिज्म बना है जो महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा या महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ उनका संरक्षण करते हैं, जो कानून को लागू करने का काम करते हैं, उन सारी कमिटियों की बैठकें होने लगे, उनमें प्रॉपर तरह से अपॉइंटमेंट्स हो और उनमें काम चले, ताकि कोई भी महिला जब हिंसा का शिकार हो या उत्पीड़न का शिकार हो तो उसको न्याय मिल सके और न्याय की उम्मीद 2025 में लोगों की बनी रहे। ये मुझे लगता है कि सबसे जरूरी बात है। और जिस तरह से महिलाओं की ट्रैफिकिंग के मामले और गायब होने के मामले बढ़े हैं या और उनके साथ जो दिक्कत हुई है वो ना हो। दूसरा मैं चाहती हूँ कि जो पर्यावरण को लेकर के हमारी चिंताएं हैं इस देश में भी, आप केरल में देखा आपने, वायनाड में हुआ हो या उत्तराखंड में हो या और तमाम जगहों पर, जिस तरह से पर्यावरण का भूस्खलन के मामले, बाढ़ के मामले आए और खास करके जो गर्मी पड़ी है इस बार जिसने बहुत ज्यादा आतंकित किया है, तो पर्यावरण संरक्षण के मामले में भी महिलाओं का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। वो बहुत लगाव रखती हैं, तो उसमें उनकी भूमिका को समझा जाए। किसानों की, महिला जो किसान है उनकी भूमिका को समझा जाए। इस देश की अन्नदाता, अन्नपूर्णा है महिला, उसकी भूमिका समझ के उसको उसका मेहनताना मिले, उसकी मेहनत की कमाई मिले, ये हमारी शुभेच्छा है। खादी के काम में, बुनकरी के काम में सबसे बड़ा रोजगार महिलाएं करती हैं, या स्कूलिंग में, शिक्षा के मामले में भी सबसे ज्यादा टीचर्स जो है हमारी महिलाएं हैं। उनको ज्यादा से ज्यादा उनकी सुविधा, मतलब उनके काम के हिसाब से उनको मजदूरी और मेहनत और वेतन मिल सके, उनकी भूमिका ज्यादा बढ़े। हमारी तो यही 2025 पे उम्मीद है और इच्छा है। और ये हिंसा जो है वो रुके और 39 जो महिलाएं पहली बार संसद में चुन के आई हैं उन सबको बधाई भी देना बनती है कि वो 39 और बढ़े और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की आवाज सुनी जाए संसद में, चर्चाएं हो सके महिला मुद्दों को लेकर के, ये हम चाहते हैं। हर महिला को उनका उनका जो ड्यू है, उनका जो घर है, उनको जो आवास मिलना चाहिए, उनके नाम पे जो जमीन होनी चाहिए, उनको जो संपत्ति में हक मिलना चाहिए वो भी मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो आपने उठाया था सवाल, कि महिलाओं को सबसे ज्यादा असर होता है कि जो गांव की महिला है उसको, कि जुआ है, शराब है, इस तरह की जो बुराइयां अभी भी समाज में बड़े पैमाने पे फैलाई जा रही है, नशा है, ये जितनी चीजें हैं उनका, उनसे महिलाओं का जीवन बहुत दुखी है। तो वो रुकना चाहिए। शराब के पैसे से सरकारें नहीं चलनी चाहिए, शराब बंदी होनी चाहिए, कम से कम उस पे कंट्रोल होना चाहिए। वो चाहे बच्चे नशे के शिकार हो रहे हो या पुरुष हो, उसका आखिर में खामियाजा औरतें भुगतती हैं। तो 2025 के लिए हमारी यही शुभकामनाएं हैं, यही इच्छा है कि इस देश में जो है महंगाई से निजात मिले, बेरोजगारी से निजात मिले,
और न्याय की उम्मीद बनी रहे हम सबको, और सबको शुभकामनाएं रहे। आधी आबादी जिंदाबाद रहे और उसको जो है उसका जो महिला आरक्षण विधेयक है जो अभी केवल झुनझुना लग रहा है वो वाकई में लागू हो, और आधी आबादी जो है आधी आधी संख्या में पंचायत से लेकर संसद तक दिखाई दे। ये तो हमारी इच्छा है। आप सबको नए साल की, शायद अगले बार हम लोग मिले तो नए साल में मिले, तो शुभकामनाएं। और पिछला साल जैसा बीता है उससे बहुत बेहतर अगला साल होगा इसकी उम्मीद के साथ। धन्यवाद।